लोकायुक्त लोकपाल लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या निकाय है जो भारत गणराज्य में सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करता है। 1809 में स्वीडन में आधिकारिक तौर पर लोकपाल की संस्था का उद्घाटन किया गया था। भारत में संवैधानिक लोकपाल की अवधारणा पहली बार 1960 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन कानून मंत्री अशोक कुमार सेन द्वारा संसद में प्रस्तावित की गई थी। लोकपाल और लोकायुक्त शब्द डॉक्टर एल.एम. सिंघवी द्वारा गढ़े गए थे। अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत आंदोलन ने केंद्र में यूपीए सरकार पर दबाव डाला और इसके परिणामस्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हुआ। इसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली और 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य 1/8 होते हैं। लोकपाल का अध्यक्ष या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है और कोई संवैधानिक या सरकारी पद धारण नहीं कर सकते हैं। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत न्यायाधीश, एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। लोकायुक्त भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी। 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित होने से पहले भारत के कई राज्यों ने लोकायुक्त संस्थान बनाने के लिए कानून पारित किए। 1971 में स्थापित अपने लोकायुक्त निकाय के साथ महाराष्ट्र इस संबंध में पहले स्थान पर था। लोकायुक्त का चयन मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता के परामर्श के बाद एक व्यक्ति को लोकायुक्त के रूप में चुनते हैं। इसके बाद नियुक्ति राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा की जाती है। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त के लिए निर्धारित कार्यालय की अवधि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है वह दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। पंचायत और नगर पालिका संविधान मूल रूप से सरकार की 2 स्तरीय प्रणाली भारत संघ और राज्य सरकार के लिए प्रदान करता है। बाद में 1992 में 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में स्थानीय स्वशासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। 11वीं अनुसूची में ऐसे प्रावधान हैं जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। यह अनुसूची 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें 29 विषय हैं। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पंचायती राज लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश था जिसे वर्ष 1959 में लागू किया गया था। भारत हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है। पंचायत ये ग्रामीण भारत में गांवों की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। भारतीय संविधान का भाग I पंचायतों से संबंधित है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अनुच्छेद 40 इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 246 ये राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।
वर्तमान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। पंचायती राज की विशेषताएं। ग्राम सभा। यह एक ग्राम सभा है जिसमें एक पंचायत के क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। ये राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों को करता है। चुनाव ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे। इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। एक पंचायत के गठन के लिए चुनाव उसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। त्रिस्तरीय प्रणाली। यह ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव देती है। शक्तियां और कार्य। ये गांव की स्थानीय सरकार में गांव को विशेष क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, बाल विकास, स्थानीय सरकार में महिलाओं की भागीदारी, कृषि विकास आदि में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्त। राज्य विधायिका एक पंचायत को वसूली और उचित कर लगाने के लिए अधिकृत कर सकती है। वित्त आयोग। राज्यपाल के पास पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वार्षिक वित्त आयोग स्थापित करने का अधिकार है। पंचायती राज का विकास। पंचायती राज के कुशल संचालन के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति 1957। समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया, अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जीपीएस, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति पीएसएस और जिला स्तर पर जिला परिषद जेडपीएस। जिलाधिकारी को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए। अशोक मेहता समिति 1977। पंचायती राज संस्थाओं, मंडल पंचायत एवं जिला परिषद की द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। राज्य द्वारा पंचायती राज मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। जिला परिषद को कार्यकारी निकाय और जिला स्तर पर नियोजन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। जी.वी.के. राव समिति 1985। जिला परिषद को भारत की पंचायती राज व्यवस्था में प्रमुख निकाय होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं प्री के चुनाव नियमित रूप से कराए जाने चाहिए। जिला स्तर पर विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए जिला परिषद प्रमुख निकाय होगी। जिला विकास आयुक्त का पद सृजित किया जाए। वह जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। एल.एम. सिंघवी समिति 1986। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित न्यायिक मामलों के निर्णय के लिए न्यायिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। इसने सुझाव दिया कि ग्राम पंचायतों के पास अपनी गतिविधियों के लिए अधिक वित्त होना चाहिए। इसने ये सिफारिश किया कि ग्रामीण और शहरी निकायों के सभी स्तरों पर कुल सीटों का 1/3 महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होना चाहिए। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है। पी.के. धुनगन समिति 1988। 1989 में पी.के. धुनगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। स्थानीय सरकारी संस्थानों के लिए समय समय पर चुनाव कराने और फंड के साथ साथ उनके लिए उपयुक्त कार्यों की सूची बनाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की सिफारिश की गई थी। गाडगिल समिति 1988। वी.एन. गाडगिल की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी द्वारा 1988 में नीति और कार्यक्रमों पर समिति का गठन किया गया था। इसने पंचायत चुनावों के संचालन की देखरेख के लिए एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद 243 परिभाषाएं। 243 एक ग्राम सभा। 2438 पंचायतों का गठन। 243 पंचायतों की संरचना। 243 सीटों का आरक्षण। 243 पंचायतों की अवधि। 243 सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। 243 पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व। 243 पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी नीतियां। 243 वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा। 243 पंचायतों के चुनाव। 243 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन। 243 भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना।
243 एन निरंतरता मौजूदा कानूनों और पंचायतों की। 243 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। नगर पालिकाएं, ये शहरी भारत में गांवों की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। भारतीय संविधान का भाग 1 से नगर पालिकाओं से संबंधित है। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक संवैधानिक इकाई के रूप में नगर पालिकाओं या शहरी स्थानीय सरकार प्रणाली की स्थापना की। इसने शहरी स्थानीय निकाय (ULBS) को भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषयों पर कार्य करने का अधिकार प्रदान किया। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य के राज्यपाल शहरी क्षेत्र के वित्त की देखभाल के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जिम्मेदारी रखते हैं। नगर पालिकाओं के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। महापौर मेयर नगर निगम का नामात्र प्रमुख होता है और निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 2430 ये प्रत्येक राज्य में आकार और क्षेत्र के आधार पर 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की स्थापना का प्रावधान करता है। नगर पंचायत, यह उन क्षेत्रों के लिए है जो संक्रमणकालीन क्षेत्र हैं, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होते हैं। नगर परिषद, ये छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए है। नगर निगम, ये बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए है। नगर पालिकाओं की विशेषताएं। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243 वार्ड समितियों का गठन और संरचना। अनुच्छेद 243 सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं की अवधि। अनुच्छेद 243 सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधि। अनुच्छेद 243 वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं के खातों का लेखा परीक्षा। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं के चुनाव। अनुच्छेद 243 जेटाबाइट केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन। अनुच्छेद 243 भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना। अनुच्छेद 243 जिला योजना समिति। अनुच्छेद 243 मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए समिति। अनुच्छेद 243 मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं की निरंतरता। अनुच्छेद 243 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। भारत में शहरी स्थानीय सरकार की संरचना। इसमें 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं। नगर निगम। नगर निगम आमतौर पर बड़े शहरों जैसे बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में होता है। नगर पालिका। छोटे शहरों में नगर पालिकाओं एन का प्रावधान होता है। नगर पालिकाओं को अक्सर अन्य नामों से पुकारा जाता है, जैसे नगर पालिका परिषद, नगर पालिका समिति और नगर पालिका बोर्ड। अधिसूचित क्षेत्र समिति तेजी से विकसित हो रहे कस्बों और मूलभूत सुविधाओं से वंचित कस्बों के लिए अधिसूचित क्षेत्र समितियों का गठन किया जाता है। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। नगर क्षेत्रीय समिति, ये छोटे शहरों में पाई जाती है। इसमें सड़कों की प्रकाश व्यवस्था, सड़कों पर जल निकास व्यवस्था और संरक्षण जैसे न्यूनतम अधिकार है। छावनी बोर्ड, यह आमतौर पर छावनी क्षेत्र में रहने वाली नागरिक आबादी के लिए स्थापित किया जाता है। ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया और चलाया जाता है। नगरीय, ये संयंत्र के पास स्थापित कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए शहरी सरकार का दूसरा रूप है। इसका कोई निर्वाचित सदस्य नहीं है और यह केवल नौकरशाही संरचना का विस्तार है। बंदरगाह ट्रस्ट, ये बंदरगाह क्षेत्रों जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि में स्थापित हैं। ये बंदरगाह का प्रबंधन और देखभाल करता है। यह उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मूल नागरिक सुविधाएं भी प्रदान करता है। विशेष प्रयोजन संस्था, ये संस्थाएं नगर निगमों या नगर पालिकाओं से संबंधित निर्दिष्ट गतिविधियों या विशिष्ट कार्यों को करती हैं। समितियां और आयोग,
राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति, इसका गठन पहली बार 1952 में किया गया था। इसमें राज्यसभा के सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं। समिति का कार्य सदन में चर्चा के लिए विशिष्ट विषयों को आगे लाने के लिए सरकार को सिफारिश करना और ऐसी चर्चाओं के लिए समय आवंटन की सिफारिश करना है। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति यह पहली बार 14 जुलाई 1952 को अस्तित्व में आई। इसमें लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी और सर्वोच्च प्राधिकारी होता है। पुंछी आयोग, इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग ने मार्च 2010 में सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। पुंछी आयोग की प्रमुख सिफारिशें राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना, समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य का परामर्श, राज्यपालों की नियुक्ति एवं पद से हटाने के संबंध में, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में तथा संघ की शक्ति निर्माण संधियों के संबंध में। पीके थुनगन समिति, ये पंचायती राज से संबंधित है। 1989 में पीके थुनगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। राष्ट्रीय योजना समिति, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। अब इसे नीति आयोग 1 जनवरी 2015 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसका गठन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था। समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी। तेंदुलकर समिति, इसका गठन वर्ष 2005 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की। इसकी रिपोर्ट गरीबी आकलन से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं प्री का सुझाव दिया, अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत GPS, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति PSS और जिला स्तर पर जिला परिषद ZPS थी। तारापुर समिति, इसका गठन 1997 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता SS तारापुर ने की थी। इसने ग्राहक अधिग्रहण ताकत कैक को स्थानीय वित्तीय संपत्तियों को विदेशी वित्तीय संपत्तियों के साथ बदलने की स्वतंत्रता के रूप में और इसके विपरीत बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दरों पर परिभाषित किया। राधा कृष्ण आयोग 1948, इसकी स्थापना भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और सुधार के लिए सुझाव देने के लिए की गई थी। राजमन्ना आयोग, इसकी स्थापना 1969 में तमिलनाडु की तत्कालीन D.M. के सरकार द्वारा डॉक्टर P.V. राजमन्ना की अध्यक्षता में की गई थी। इसका उद्देश्य केंद्र राज्य संबंधों के समग्र मुद्दे पर सुझाव देना था। सरकारिया आयोग, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्र राज्य संबंधों के विभिन्न मुद्दों की गहन जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इसने इंटरस्टेट काउंसिल अनुच्छेद 263 के गठन की सिफारिश की। YV रेड्डी आयोग, इसे 2001 में स्थापित किया गया था और इसने कम बचत पर प्रशासित दरों में कटौती की जोरदार सिफारिश की थी। TS.R. सुब्रमण्यन समिति, नई शिक्षा नीति NEP के विकास के लिए समिति श्री TS.R. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में ने 7 मई 2016 को अपनी प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत की। अक्टूबर 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के तहत समिति का गठन किया गया था। प्रतिवेदन रिपोर्ट में एक शिक्षा नीति का प्रस्ताव है जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना चाहती है। चंद्रबाबू नायडू समिति, नीति आयोग ने नकदरहित कैशलेस समाज और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक 13 सदस्यीय समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसका गठन 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 के कार्यान्वयन की समीक्षा, निगरानी और निर्देश देने के लिए किया गया था। इंद्रजीत गुप्त समिति सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा मई 1998 में गठित 8 सदस्यीय समिति ने जनवरी 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
ये चुनाव सुधारों से संबंधित थी। देश में चुनावी सुधारों की दिशा में कुछ प्रमुख समितियों में तारकुंडे समिति की रिपोर्ट 1975, गोस्वामी समिति की रिपोर्ट 1990, चुनाव आयोग की सिफारिशों 1998, इंद्रजीत गुप्ता समिति की रिपोर्ट 1998 शामिल है। विमत जातान समिति, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया था। कोठारी समिति, भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं की जांच करने और शिक्षा के लिए एक सामान्य ढांचा तैयार करने के लिए एक तदर्थ एड हॉक आयोग की स्थापना की। इसके प्रमुख दौलत सिंह कोठारी थे। न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण आयोग। इसका गठन महाराष्ट्र सरकार द्वारा बॉम्बे दंगों के कारणों की जांच के लिए किया गया था। एम.एन. वेंकटचलैया समिति, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए ये राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) बनाया गया था। ये भारत के संविधान में संभावित संशोधनों का सुझाव देने के लिए 22 फरवरी 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था। यूसी बनर्जी समिति, इसका गठन 2002 के गोधरा कांड की जांच के लिए किया गया था। सलाहकार योजना बोर्ड, इसकी स्थापना 1946 में भारत की अंतरिम सरकार द्वारा के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में की गई थी। इसने योजना आयोग की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। एल.सी. गुप्ता समिति, इसका गठन नवंबर 1996 में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के नियमन के लिए किया गया था। मंडल आयोग, इसने ओबीसी के सदस्यों को केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत नौकरियों के लिए 27% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की। इस आयोग की स्थापना भारत में 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा की गई थी। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व बीपी मंडल ने किया था। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष चुना। दिनेश गोस्वामी समिति, 1990, ये चुनाव सुधारों से संबंधित थी। इसने संसदीय चुनावों के सरकारी वित्त पोषण की सिफारिश की। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 2005 में की गई थी। मातिमद समिति 2000, इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति वी.एस. मालिमथ ने की थी। इसकी रिपोर्ट आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़ी थी। केतक समिति, इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने की थी और इसके अध्यक्ष विजय केलकर थे। ये भारत में मौजूदा सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए स्थापित की गई थी। समिति ने नवंबर 2015 में वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। प्रशासकों की समिति को, इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) में लोड़ा सुधारों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया था। सरकारी निकायों के प्रकार। संवैधानिक निकाय, यह अपनी शक्तियों और प्राधिकारों को भारतीय संविधान से प्राप्त करता है। संविधान में इसके लिए अनुच्छेदों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इन निकायों में किसी भी बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। कुछ संवैधानिक निकाय इस प्रकार हैं: वित्त आयोग, यूपीएससी, चुनाव आयोग, CAG, SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग आदि। सांविधिक निकाय, वैधानिक निकाय, ये संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाए गए हैं। चूंकि ये निकाय अपनी शक्ति संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें वैधानिक निकाय या सांविधिक निकाय कहा जाता है। कुछ वैधानिक निकाय इस प्रकार हैं: सेबी, NHRC, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि। नियामक निकाय, नियामक निकाय सार्वजनिक या सरकारी एजेंसियां हैं जो नियामक या पर्यवेक्षी क्षमता में मानव गतिविधि के कुछ क्षेत्र पर स्वायत्त प्राधिकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं।
वे सुरक्षा और मानकों को लागू करने के लिए स्थापित किए गए हैं। उनके पास मानव गतिविधि के एक विशेष क्षेत्र के मानदंड स्थापित करने और उस गतिविधि में कार्यरत निकायों की निगरानी करने का प्रभार होता है। वे विधायी कृत्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। कुछ नियामक निकाय इस प्रकार हैं: आरबीआई, बीसीसीआई, ट्राई, आईआरडीएआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, नेशनल हाउसिंग बैंक आदि। कार्यकारी निकाय, संविधान में इनका जिक्र नहीं है। वे संसद के अधिनियम द्वारा भी स्थापित नहीं हैं। ये कार्यपालिका के प्रस्ताव या प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, अर्थात सरकार की प्रक्रिया से ही बनते हैं। कुछ कार्यकारी निकाय नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय जांच ब्यूरो आदि हैं। निर्वाचन आयोग, भारत का चुनाव आयोग ईसीआई एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ये भारत के संविधान द्वारा देश में चुनाव कराने और विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। इस प्रकार चुनाव आयोग इस अर्थ में एक अखिल भारतीय निकाय है कि यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। चुनाव आयोग 1950 से अक्टूबर 1989 तक एकल सदस्यीय निकाय था, जिसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही इसके एकमात्र सदस्य थे। चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया है। अक्टूबर 1989 से आज तक यह एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों के साथ 3 सदस्यीय आयोग है। आयोग को नई दिल्ली में स्थित इसके सचिवालय द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, उस तारीख से पद धारण करेगा जिस दिन वह अपना कार्यालय ग्रहण करती है। 61वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान संशोधन 1988 के तहत लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये संविधान संशोधन के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया था, जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित है। भारतीय संविधान ने इसे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के आधार के रूप में अपनाया। प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, उसे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग किसी भी भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है। नियुक्ति की प्रक्रिया, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। एस रमादेवी भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला थीं। महाभियोग की प्रक्रिया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के समान प्रक्रिया से उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है, जिसके लिए भारत की संसद द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर पेश करने की आवश्यकता होती है। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद 326 एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनावों के आधार के रूप में परिभाषित करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उन सभी नागरिकों को संदर्भित करता है जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, चाहे उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। ये समानता के विचार पर आधारित है। भारतीय संविधान ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के आधार के रूप में एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया है। मणिपुर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य था। राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली (PPRTMS). भारत के चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा की है और राजनीतिक दलों के पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है। इस प्रणाली में आवेदक, जो 1 जनवरी 2020 से पार्टी पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, अपने आवेदन की प्रगति को ट्रैक कर सकता है और स्थिति अद्यतन प्राप्त कर सकता है। PPRTMS की विशेषताएं।
राजनीतिक दलों के लिए ईसीआई का रियल टाइम ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, राजनीतिक दलों के आवेदकों के लिए सुरक्षित और दोहरा सत्यापन और ईसीआई अधिकारियों द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई की वास्तविक समय की स्थिति। आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता मुख्य रूप से भाषणों, मतदान दिवस, मतदान केंद्रों, विभागों, चुनाव घोषणा पत्रों, जुलूसों और सामान्य आचरण के संबंध में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का एक समूह है। वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को अपनाने वाला भारत पहला देश है। कदाचार को कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पेश की गई थी। 1982 के केरल राज्य विधानसभा चुनावों के लिए प्रायोगिक आधार पर पहली बार उसका प्रयास किया गया था। 2014 के भारतीय आम चुनावों में 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सत्यापित वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की शुरुआत चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 324 चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 325 कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327 विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। परिषद चुनाव एक परिषद लोगों का एक समूह है जो एक देश में एक शहर जैसे स्थानीय क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए चुने जाते हैं। भारत में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए परिषद चुनाव आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव आयोजित करता है। इन संस्थानों का कार्यकाल 5 वर्ष है। यदि पहले भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराने होंगे। नोट: नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के 2013 के निर्देश के बाद नोटर विकल्प पेश किया गया था। इसका प्रतीक 2015 में पेश किया गया था। राज्य चुनाव आयोग ये राज्य में स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करता है। ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 243 के 1 इसमें कहा गया है कि पंचायतों, अनुच्छेद 243 ZA के तहत नगर पालिकाओं के सभी चुनाव एक राज्य चुनाव आयोग में निहित होंगे, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का संविधान भाग वी संघ के तहत अध्याय वी में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय के लिए प्रदान करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 148-151 के तहत किया गया है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख हैं। वह जनता के पॉकेट का संरक्षक है और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। महालेखाकार का पहला कार्यालय 1858 में स्थापित किया गया था, जिस वर्ष अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लिया था। 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। आजादी के बाद पहले CAGV नरहरि थे। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 148 भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उसे केवल उसी प्रक्रिया एवं आधार पर पद से हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उसको राष्ट्रपति द्वारा शपथ संविधान की 3री अनुसूची के तहत उल्लिखित दिलाई जाती है। अनुच्छेद 149 ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के खातों को उस रूप में रखा जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति CAG की सलाह पर निर्धारित करते हैं।
अनुच्छेद 151 संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 279 शुद्ध आय की गणना भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सुनिश्चित और प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के सभी व्यय से संबंधित खातों का लेखा जोखा करता है। ये भारत की आकस्मिकता निधि और भारत के लोकलेखा के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और लोकलेखा से सभी व्यय का लेखा परीक्षण करता है। वह राष्ट्रपति को सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के खातों को किस फॉर्म में रखा जाएगा। वह केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वह राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सीएजी संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में भी कार्य करता है। सीएजी का कार्यकाल, सीएजी 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, पर कार्यालय खाली कर सकता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का महाभियोग। राष्ट्रपति सीएजी को केवल संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार हटा सकते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है। एक बार सीएजी के रूप में सेवानिवृत्त इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय को संभालने के लिए अपात्र है। महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है और उसे देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। यह एक संवैधानिक पद है। स्वतंत्र भारत के पहले महान्यायवादी मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ थे। 2 अन्य कानून अधिकारी भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं। दोनों ही गैर संवैधानिक पद हैं, जिन्हें देश का दूसरा कानून अधिकारी माना जाता है। वे अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। संविधान में सॉलिसिटर जनरल का जिक्र नहीं है। संबंधित अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन व्यक्तियों में से की जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होते हैं। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह दे और कानूनी मामलों के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो समय समय पर उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे या संदर्भित किए जाते हैं। अनुच्छेद 76(3) महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 76(4) महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। महान्यायवादी की योग्यता। नियुक्त व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए, यानी उन्हें या तो 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या 10 साल के लिए उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए या राष्ट्रपति की राय में एक प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए। महान्यायवादी को निष्कासन। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया का कोई आधार संविधान में उल्लिखित नहीं है। उसे संसद के एक सदस्य के लिए उपलब्ध सभी उन्मुक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त है। उसे मतदान के अधिकार के बिना दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है और उसे सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। वह सरकारी कर्मचारी नहीं है और निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं है। महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल राज्य का सर्वोच्च कानून प्रवर्तन अधिकारी होता है। वे कानूनी मामलों में राज्य सरकार की मदद करने के प्रभारी हैं और वे राज्य सरकार की अपीलों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। संबंधित अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता का कार्यालय। अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता के राज्य विधानमंडल और उसकी कार्यवाही से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 194 महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां।
महाधिवक्ता की योग्यता। वह एक भारतीय नागरिक होना चाहिए जिसने 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। महाधिवक्ता को निष्कासन। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राज्यपाल द्वारा उसे किसी भी समय हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया का कोई आधार संविधान में उल्लिखित नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC 1950 और 1970 के दशक में क्रमशः काका कालेलकर और BP मंडल बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के अधीन 2 पिछड़ा वर्ग आयोगों की नियुक्ति की गई। 1992 के इंदिरा साहनी मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर संसद ने 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और NCBC का गठन किया। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018-2017 के 123वें संविधान संशोधन विधेयक ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। पहली NCBC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था। सदस्य आयोग में 5 सदस्य होते हैं जिनमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की आवश्यकता से संबंधित है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में नए अनुच्छेद 338B और 342 से जोड़े गए। अनुच्छेद 338B NCNC को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 342 से राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग का पहला आयोग 29 जनवरी 1953 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत श्री काका कालेलकर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। इसने 30 मई 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने अपनी रिपोर्ट में पूरे देश के लिए 2339 पिछड़ी जातियों या समुदायों की सूची तैयार की और इनमें से 837 को अति पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया। सरकार ने रिपोर्ट पर अमल नहीं किया। दूसरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 1978 में जनता पार्टी ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। मोरारजी देसाई भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1979 में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किए गए एक आदेश द्वारा भारत के क्षेत्र में सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 3743 जातियों को पिछड़े वर्ग के रूप में चिन्हित किया। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ये भारत सरकार के अधीन सभी ग्रुप ए अधिकारियों की भर्ती के लिए भारत की प्रमुख केंद्रीय भर्ती आयोग है। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित, इसे बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया और स्वतंत्रता के बाद आज के संघ लोक सेवा आयोग के रूप में इसका नाम बदल दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में इस एजेंसी के लिए प्रावधान है। आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित UPSC संघ लोक सेवा आयोग और SPSC राज्य लोक सेवा आयोग के खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 317 किसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उनके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केवल कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है,
जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा इसे संदर्भित किए जाने पर जांच करने पर बताए कि अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को हटाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 318 राष्ट्रपति को आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 319 एक व्यक्ति जो अध्यक्ष के रूप में पद धारण करता है, उसकी पदावधि की समाप्ति पर उस कार्यालय में पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। अनुच्छेद 320 संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करना संघ लोक सेवा आयोगों का कर्तव्य होगा। अनुरोध किए जाने पर ये 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहायता भी करेगा। अनुच्छेद 321 संसद अधिनियम द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सेवाओं में और कार्यों में विस्तार कर सकता है। अनुच्छेद 322 संघ लोक सेवा आयोग के व्यय, जिसमें आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के देय वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अनुच्छेद 323 संघ आयोग का ये कर्तव्य होगा कि वह आयोग द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से प्रस्तुत करे। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष एक प्रति प्रस्तुत करेगा। कार्यकाल यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण करेगा। पुनर्नियुक्ति कोई भी व्यक्ति जो एक बार किसी लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है, उस कार्यालय में पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र है। त्यागपत्र संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। सदस्यों का निष्कासन निलंबन यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल भारत के राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी में राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग का खर्च राज्य की संचित निधि से लिया जाता है। एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। सदस्यों की नियुक्ति एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक पद धारण करेगा। पुनर्नियुक्ति कोई भी व्यक्ति जो एक बार किसी लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है, उस कार्यालय में पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र है। त्यागपत्र राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को लिखित इस्तीफा देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। सदस्यों का निष्कासन निलंबन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है।